मॉर्निंग बच्चों, मैं सुशील पाठक कृष्ण बाल विद्या मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके साथ जो आपके सामने जो विषय लेकर उपस्थित हूं वह हमारा विषय है विज्ञान। और इस विज्ञान के अंतर्गत जो हम पाठ पढ़ेंगे वो पाठ 3 है हमारा, गति एवं समय। बच्चों, इसकी मैंने PDF आपको पिछले टर्म पे डाल दी थी। किसी वजह से, कोरोना काल की वजह से, विद्यालय में ना आने की वजह से मैं वीडियो अपनी नहीं बना पाया, वो मैं आज आपको भेज रहा हूँ। आज आपके सामने वीडियो लेकर आया। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत जैसे इसका नाम है गति एवं समय, जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारा सारे का सारा गति से संबंधित है, वो चाहे किसी भी प्रकार की गति हो। आप देखते हैं हम कोई भी कार्य करते हैं, चलने का, उठने का, बैठने का, घूमने का, वो क्या है, उसमें हमारी गति होती है। और गति के लिए दोनों का संबंध समय भी चाहिए। कोई भी कार्य करते समय से तो करते हैं, तभी तो हम उसका औसत निकालते हैं। तो उसी प्रकार जो गति है और समय है वो दोनों एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। चलिए हम चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गति की, कि गति क्या है। आपने देखा है, इसमें पढ़ेंगे गति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं हम इसे? मोशन। आपने देखा है, अभी मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। A बिंदु से हम कहाँ पर आ गए? B। मान लीजिए 9:15 पर हम कहाँ पर थे? बिंदु A पर। और 9:20 पर कहाँ पर आ गए हम? बिंदु B पर। लगभग ये दूरी हमारी कितनी हो गई? लगभग हमने मान लिया कि ये दूरी हमारी 2 किलोमीटर की है। अब हमने देखा कि किसी समय हम बिंदु कहाँ पर थे? A पर। कितने टाइम पर? 9:15 पर। और बिंदु B पर आ गए कितने समय पर? 9:20 पर। यानी कि A से B तक आने में हमें कितना समय लगा? 5 मिनट। समय बदल गया। A पर थे तो समय था 9:15 और B पर है तो समय कितना है हमारा? 9:20। इसका मतलब जब हमारा समय परिवर्तित हुआ और समय के साथ हमारा स्थान भी परिवर्तित हो गया। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे तो हमारा समय परिवर्तित हुआ। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन के तौर पर बोलें तो समय के साथ जो स्थान परिवर्तन की जो क्रिया करते हैं हम, जो दर होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी गति कहलाती है। समय के साथ स्थान परिवर्तन की जो दर है या स्थान परिवर्तन की जो कला है, उसे हम क्या कह सकते हैं? गति कहते हैं। समय के साथ स्थान को परिवर्तन करना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना समय परिवर्तन के साथ क्या कहलाता है? हमारा गति करना कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, फिर स्थान बदलकर कहाँ पर आ गया? मैं यहाँ पर आ गया। इसका मतलब मैंने उस स्थान से इस स्थान, अर्थात स्थान चेंज कर दिया। तो भाई ये कि बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचे समय के साथ। तो जैसे ही समय बदला, समय परिवर्तन के साथ स्थान भी बदला। तो कहते हैं कि समय परिवर्तन के साथ, ठीक है नहीं, स्थान बनाए, मतलब स्थान पर एक स्थान दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? हमारा गति कहलाता है। वो क्या? हमारा गति करना है। एक दूसरे स्थान जाना है, तो चाहे हम साइकिल से जा रहे हैं, चाहे हम पैदल जा रहे हैं, चाहे दौड़ कर जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, अर्थात समय के साथ स्थान परिवर्तन करना क्या कहलाता है? हमारा गति कहलाता है। ठीक है। अब बात आगे करते हैं हम, दूसरा है हमारा, इसके अंतर्गत क्या है? हमारा बल। अब बात आती है बल की। अब बात आती है हमारी इकाई की बल की। बल, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोर्स। ठीक। अब बल जो है ये 2 प्रकार में, एक हमारा आंतरिक बल और एक हमारा बाहरी बल। एक बल होता है हमारा आंतरिक बल और एक बल होता है हमारा बाहरी बल। ठीक। अब हम देखें तो हमारा आंतरिक बल हमारा और बाह्य कह लीजिए, बाहरी कह लीजिए, एक ही बात है। इसमें आंतरिक बल, बाहरी बल। अब सबसे पहले बल की बात कर लेते हैं। बल क्या है? आपने देखा है, अभी मान लीजिए
कोई भी एक बाइक खड़ी हुई है, हमें उसे बिना स्टार्ट किए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। आपने देखा हम क्या करेंगे, हमने उसे बल लगाया, धकेला और एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। या कोई चीज़ चल रही है और हमें उसे रोकना तो बल लगाकर रोकेंगे। कहने का मतलब यह है कि बल क्या है, ये बल जो है हम देखें तो एक बल एक क्या है, कारण भी कह सकते हैं हम इसे। बल वह बाह्य कारक है। कारक मतलब कोई एक तरह से क्रिया करने का, जो अपने से दूसरे की वस्तु की पूरी अवस्था बदल देता। जैसे मान लीजिए बल, कोई वस्तु चल रही है उसे रोकना है और जो रुकी हुई है उसे चलाना है, तो वो किससे रोकेंगे, बल लगाकर, ताकत लगाकर। जो हम ताकत लगाते खींचते हैं किसी, वो क्या बल ही तो लगाना है, किसी धकेलना है तो बल ही तो लगाना है। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ें बल की तो क्या कहेंगे हम कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गतिशील या विराम अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। फिर एक बार सुन लीजिए, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गतिशील या विराम अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, बल दो प्रकार का है, आंतरिक बल और बाहरी बल। अब आपको मैं उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। आपने देखा है अगर हम किसी गेंद को दीवार पर मारें तो आप देखेंगे जितनी देर हम गेंद को मार दें उसी तेजाई से वो गेंद भी तेजी से हमारी तरफ गेंद वापस आती है। जैसे हम गेंद को मारते हैं गेंद हमारी ओर वापस आती है। क्यों आती है? दो बल हैं। हमने बल लगाया, गेंद को मारा, परंतु एक बल गेंद द्वारा भी जो लगा हम पर वापस आई, अर्थात कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो आंतरिक बल और बाहरी बल। आंतरिक बल क्या है कि कोई वस्तु, हम किसी वस्तु गेंद को मारा तो गेंद जिस बल से हमारी ओर वापस आई वो क्या है हमारा, वो है आंतरिक बल। जो गेंद ने अंदर से हमारी ओर लगाया वो क्या है हमारा आंतरिक बल। और जिस बल से हमने गेंद को फेंका, हमने गेंद को फेंका वो क्या है, वो है बाहरी बल। अभी मान लीजिए ये मैंने डस्टर लिया, इस डस्टर को मैंने फेंका तो ये क्या है, ये बाहरी बल। और जिस बल से ये हम मेरी ओर वापस आया वो क्या है हमारा, वो है हमारा आंतरिक बल। अर्थात जब हमने गेंद को मारा बाहरी बल, और जब वो वापस आई, वह जिस बल से वापस आई वो बल क्या है हमारा आंतरिक बल। तो बल दो प्रकार का है, आंतरिक बल और बाहरी बल। अब बात आती है सदिश राशि और अदिश राशि, दोनों को एक साथ आपको बता दे रहा हूं मैं। सदिश राशि और अदिश राशि। आपने देखा है कि जब भी हम किसी चीज के लिए हमें जो है राशि की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वेग है, त्वरण है, चाल है, दूरी है, ये सब राशियां हैं, ये सब राशियां हैं। अब इन राशियों की अलग अलग कंडीशन है। कुछ राशि ऐसी होती हैं जिनमें हमें परिमाण और दिशा दोनों पता होती है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें परिमाण पता है, दिशा पता नहीं होती। तो ऐसी राशियां भी हैं। तो यहां पर बात आती है सदिश राशि की। तो देखिए सदिश राशि जो है हमारी, सदिश राशि जो है वो सदिश राशि ऐसी राशियां हैं जिनमें हमें दिशा और परिमाण दोनों पता होते हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें हमें दिशा और परिमाण दोनों पता होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा त्वरण, नाम सुना होगा किस चीज का, त्वरण का। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या है, ये एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें हमें दिशा और परिमाण दोनों पता है। दिशा और परिमाण दोनों पता रहती है, वो कौन सी राशि कहलाती है, वो कहलाती है हमारी सदिश राशि। और वे राशियां जिनमें मान लीजिए हमें परिमाण तो पता है परंतु हमें दिशा पता नहीं रहती। मान लीजिए कोई भी है, अभी मान लीजिए कुछ ऐसी राशियां जिनमें हमें परिमाण पता लग गया, दिशा का पता ही नहीं है। हमें यह पता है कि हमें 1 किलोमीटर जाना है, परंतु हमें यह नहीं पता 1 किलोमीटर हमें पूरब में जाना है, पश्चिम में जाना है, किस में, हमें नहीं पता। अर्थात हमें दिशा का नहीं पता, हमें ही पता है कि जाना है। तो वे राशियां जिनमें परिमाण पता होता है परंतु दिशा पता नहीं होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, हमारी अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे कि समय, समय चल रहा है परंतु समय की कोई दिशा तो होती नहीं है। परिमाण है कि 1 बज गया, 2 बज गया, किस दिशा में बज गया पता है, कुछ नहीं पता। अर्थात वे राशियां जिनमें परिमाण पता होता है परंतु दिशा पता नहीं होती, दशा का ज्ञान नहीं होता, वो कौन सी राशियां कहलाती हैं हमारी, वो कहलाती हैं हमारी अदिश राशियां। अदिश राशि जैसे हमारी जो हमारी अदिश राशियां हैं,
अदिश राशि में आपने देखा समय, समय है, इसके अलावा हमारा ऊर्जा है, समय है, ऊर्जा, ये सब कैसी राशियां, ये हमारी सब अदिश राशि हैं। कि ऊर्जा में भी दिशा का पता नहीं, ये पता है हमने क्या हमें कितनी हीट देनी है, कितने किलो कैलोरी ऊष्मा देनी, परंतु हमें ये थोड़ी पता किस दिशा में देनी है। कोई वस्तु उसे जब हीट देते हैं हम तो उसे थोड़ी पता किस दिशा में दे रहे हैं। तो क्या ये कैसी राशि हमारी, ये हमारी सदिश राशि और अदिश राशि। चलिए अब आगे चलते हैं हम गति के प्रकार के बारे में। अब गति के प्रकार के बारे में हम चलते हैं। गति के प्रकार में पहला है हमारा सरल रेखीय गति। कौन सी गति होती है हमारी, सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति के बाद गति के बारे में मैंने आपको बता दिया, मगर सरल रेखीय गति क्या है भाई। कुछ लोग तो गोल गोल घूम रहे हैं, कुछ इधर उधर जा रहे हैं, कुछ सीधे जा रहे हैं, जाने नहीं। तो वह गति जो एक सरल रेखा में की जाती है, कि हम बिल्कुल जो सीधे जाएं, जैसे हम बिल्कुल सीधे जाएं, सीधे दिशा में, एक सीधी दिशा में गति करें, वो क्या कहलाती है हमारी, सरल रेखीय गति कहलाती है, बिल्कुल सीधी। वो कौन सी गति कहलाती है हमारी, वो कहलाती है हमारी सरल रेखीय गति। वो कौन सी गति हमारी, वो हमारी सरल रेखीय गति। अब बात आती है हमारी दूसरी गति कौन सी होती है, एक बार सुनिए, सरल रेखीय गति कौन सी थी, केवल एक सीधी रेखा में चलते हैं हम, एक सीधी लाइन में, वो कौन सी गति कहलाती है हमारी, सरल रेखीय गति। अब उसके बाद आती है दूसरी, आती है हमारी दूसरी, हमारी कौन सी, दूसरी गति है हमारी वृत्तीय गति। कौन सी गति हमारी, वृत्तीय गति। अब बात आती है हमारी यहां पर वृत्तीय गति की। अब वृत्तीय गति देखिए यहां पर, वृत्तीय गति क्या है, वृत्तीय गति होती है गोल, ठीक है नहीं। वृत्तीय गति कौन सी होती है, जो एक वृत्ताकार यानी कि गोल गोल, जो गोल मार्ग में, जैसा आपने देखा है घड़ी की सुई जो घूमती कैसी घूमती है, गोल। कैसी घूमती है, गोल घूमती है। जो घड़ी की सुई की जो गति है वो कैसी है, वो हमारी कैसी, वृत्तीय गति है। वो कैसी गति है हमारी, वृत्तीय गति। ऐसे आपने देखा है कि ये पृथ्वी है, ठीक, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। कैसे लगाते रहते हैं, एक हमारा वृत्तीय गति में, गोल वृत्ताकार। वृत्त कैसा होता है, वृत्त भैया ऐसे ही तो होता है, ये तो होता है वृत्त गोल। तो ऐसे ही गोल वृत्ताकार मार्ग में जो गति करते हैं वो कैसी गति कहलाती है हमारी, वो कहलाती है हमारी वृत्ताकार गति, ठीक है नहीं। एक होती है हमारी आवर्ती गति। कौन सी होती है हमारी, आवर्ती गति, या आवर्त गति भी कह सकते हैं, हमेशा आवर्ती गति भी कह सकते हैं। आवर्त गति कौन सी होती है, आवर्त गति होती है अपने स्थान पर खड़े रहकर इधर उधर गति करना। ये जैसे हमने देखा घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम आपने देखा हो, घड़ी में पेंडुलम तो इधर उधर गति करता है वो, जब टाइम तो बस्ता वाच भी करता है ऐसे ऐसे। ये क्या है हमारा, ये गति कहलाती है हमारी आवर्ती गति। ये जो एक जगह स्थिर होकर इधर उधर गति करना, ये क्या है हमारी, ये गति कहलाती है हमारी आवर्ती गति, ठीक है। तो ये कौन सी हमारी, ये होगा हमारे गति के प्रकार। अब उसके बाद आती है हमारी एक यहाँ पर साथ के तौर पर बता रहा हूँ आपको, घूर्णन गति। कौन सी होती है हमारी, घूर्णन गति। अपने अक्ष के परता, अपने अक्ष के परता गति करना क्या कहलाता है हमारा, घूर्णन गति कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, लट्टू देखा होगा आपने कभी, कुछ घरों में बच्चे लट्टू नचाते हैं, तो वो क्या है हमारा, वो गति कौन सी, वो गति हमारी कौन सी है, वो हमारी गति है घूर्णन गति। लट्टू देखो आपने नाचते हुए, लट्टू देखा होगा आपने से, जैसे गांव में क्या बोलते हैं उसे, हम बंगू के नाम से भी जानते हैं कुछ लोग, क्या होता है लट्टू। वो हमारा जब उसे नचाओ तो वो एक स्थान पर खड़े रहकर इस तरह से गति करता रहता, नाचता रहता है। तो क्या है, अपनी धुरी के चारों जो गति करता है, अपने अक्ष के परता जो गति करता है, उसे क्या कहते हैं हम, वो कहलाती है हमारी घूर्णन गति। तो ये गति के हमारे प्रकार, सरल की गति, वृत्तीय गति, आवर्ती गति और हमारी घूर्णन गति। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आवर्तकाल की। अब बात हम किसकी करते हैं, अब बात करते हैं किसी आवर्त काल की, ठीक। अब आवर्त काल क्या है, ये आपको मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक धागे में बांधकर एक बॉब को लटका दिया, ठीक। अब एक बॉब को लटका दिया, हमने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए हमने बिंदु मान लिया ए,
यहाँ पर बिंदु मान लिया हमने बी, ठीक, और ये बिंदु हमारा कौन सा है, ये बिंदु हमारा है सपोज करिए डी, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने इस पेंडुलम को ले जाके कहाँ छोड़ दिया, हमने ए के पास ले गए हम इसे, और ए ले जाके हमने छोड़ दिया, ठीक। ए से ये कहाँ गया, जब छोड़ेंगे तो बी पे आएगा, बी से फिर ए पे आएगा। इसका एक चक्कर कब पूरा होगा भाई, जब इधर उधर जाएगा तो एक चक्कर तो माना जाएगा ना, तो एक चक्कर कब पूरा होगा, मान लीजिए हमने ए से एक लेकर, अब ए से डी पे आया वापस, डी से फिर बी पे और बी से फिर डी पे वापस है, ये हो गया इसका एक चक्कर, ये हो गया इसका एक चक्कर कह लीजिए, एक दोलन कह लीजिए। वैसे ये गति जो होती कैसी, दोलन गति या आवर्ती गति जो हमने बताया था इसे हम दोलन गति भी कह देते हैं। तो ये जो एक चक्कर पूरा करा, ए से डी पर आया, पहले ए पर गया, ए से डी पर आया, डी से फिर बी पर गया, बी से फिर डी पर आ गया, ये हो गया एक चक्कर, यानी कि ये यहाँ पर ले जाएगा, ये एक चक्कर हो गया, ये कौन सा हो गया हमारा, एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया। तो इस एक चक्कर को पूरा करने में जो समय, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम एक दोलन कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं हम, दोलन, इसे क्या कह सकते हैं हम, दोलन काल भी हम कह सकते हैं, इसे आवर्त काल को दोलन काल भी कहते हैं। अगर वस्तु दोलन कर ली तो दोलन काल कहलाएंगे, कहलाएगा, ठीक है नहीं, अगर दोलन करने वाली है, ठीक है रे, कंपन होता तो उसे कंपन काल भी कह देते हैं हम कभी कभी। तो अब इसने क्या एक चक्कर जो पूरा किया, ए से डी पे गया, डी से फिर बी पे गया, बी से फिर डी पे आया, इसका एक चक्कर हो गया। अब ये एक चक्कर जो पूरा हो गया, ये ऐसे, ये एक चक्कर हो गया इसका, ये कौन सा हो गया हमारा, एक चक्कर। यहाँ ये भी इसी में ऐड है, ये चक्कर है, ये पूरा एक ही है, ये बात एक ही है, ये भी एक ही बात है। तो ये पूरा एक चक्कर हो गया, पहले यहाँ पे गई, फिर ये बी पे पहुंची, फिर ये क्या, ये एक चक्कर हो गया। तो इसे एक चक्कर पूरा करने में, एक दोलन करने में जितना समय लेते, तो इसे क्या कहते हैं, उससे उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता था। किसी दोलन काल, दोलन करने वाली वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं, उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। तो आवर्तकाल मैं समझता हूँ, आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब बात होती है हमारी किसकी, आवृत्ति की, ठीक। चलिए आवृत्ति भी यहीं पे समझा रहा हूँ आपके साथ साथ, आवृत्ति भी इसी से है। अब बात आती है यहाँ पर आवृत्ति की, ठीक। हाँ, दोलन काल की एक चीज और रह गई यहाँ पे, दोलन काल का मात्रक। दोलन काल का मात्रक हमारा मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, ठीक। अब बात आती है यहाँ पर हमारी आवृत्ति की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक चक्कर पूरा करने में, ये जो दोलन करने वाली वस्तु, एक दोलन कह लीजिए या एक चक्कर कह लीजिए, पूरा करने में जितना समय लेती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका आवर्तकाल या दोलन काल, ठीक। अब बात है आवृत्ति की। अब बात आवृत्ति की होती है, अब बात आवृत्ति की जो आती है, ये जो चक्कर लगाने वाली वो जो वस्तु है वो एक सेकंड में, पर सेकंड, एक, यदि मान लीजिए किसी वस्तु का आवर्तकाल सेकंड है, ठीक है नहीं, या घंटा, उस सब तो निकाल सकते हैं हम, तो एक सेकंड में जो दोलन करने वाली वस्तु है वो एक सेकंड में जितने दोलन करती है, जितने दोलन करती है वो क्या कहलाए, वो उसकी आवृत्ति, वो जो दोलनों की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, उसकी आवृत्ति। जैसे मान लीजिए इस वस्तु ने 10 दोलन किए एक सेकंड में, तो ये क्या आवृत्ति होगी, ये जो आवृत्ति होगी वो कितनी हो गई, वो आवृत्ति होगी हमारी कितनी होगी, 10। ये 10 क्या हो गई, वो इसकी आवृत्ति होगी। समझ में आया कि कोई वस्तु जो है वो एक सेकंड में जितने दोलन करती है या जितने कंपन करती है, अगर हम उनकी संख्या निकालें तो क्या, अगर वो उस वस्तु क्या कहला देगी, आवृत्ति। मैंने आपको उदाहरण देकर बताया, जैसे मान लीजिए वस्तु ने एक सेकंड में 10 दोलन कर दिए, ठीक। तो ये 10 क्या है, जो एक सेकंड 10 दोलन किए, ये जो 10 दोलनों की जो संख्या 10 है वो क्या हमारी, वो कहलाती है हमारी आवृत्ति। वो संख्या क्या कहलाती है हमारी, वो संख्या कहलाती है हमारी आवृत्ति। अगर हम देखें, यदि हम आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध निकालें तो इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, n बराबर 1/t भी लिख देते हैं और t बराबर इसे 1/n भी लिख देते हैं। ये संबंध होता है आवृत्ति और आवर्तकाल में, ये ध्यान रखना आ जाता है कि आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध n बराबर 1/t या t बराबर 1/n, दोनों तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ये आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है, ठीक। यदि हम आवृत्ति पढ़ते हैं तो जो संबंध लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे, और यदि हम आवर्तकाल पढ़ते हैं तो जो संबंध लिखते हैं वो हम ये लिखते हैं, ठीक है। और जो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा हर्ट्ज। क्या होता है हमारा, हर्ट्ज होता है मात्रक। क्या कहलाता है हमारा मात्रक, हर्ट्ज कहलाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात आती है न्यूटन के गति संबंधी नियमों की। हाँ, न्यूटन एक वैज्ञानिक जिन्होंने गति संबंधी नियम दिए। जैसे उन्होंने देखा
सबसे पहले उन्होंने आप देखा, न्यूटन ने देखा था कि भाई ये जो फल है जो गिरता है, ठीक है नहीं, तो पेड़ से नीचे पृथ्वी पर क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं जाता, या बीच में क्यों नहीं रुकता, ये भी न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन ने गति संबंधी नियम थे, न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियम दिए थे। इस 3 नियम के अंतर्गत हम प्रथम नियम पढ़ते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक, न्यूटन गति संबंधी प्रथम नियम क्या है? न्यूटन का जो गति संबंधी प्रथम नियम है, प्रथम नियम में क्या, जो मैंने आपको सबसे पहले बल की जो परिभाषा दी थी, समझ लीजिए वो पूरी तरह से न्यूटन का प्रथम नियम ही है, बस थोड़ा सा उसका चेंज करना है। अब चेंज क्या करना है आप बोलोगे, चेंज मैं बता दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बल व्यवहार कारक है जो किसी वस्तु की गतिशील या विराम अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परंतु जब हम न्यूटन का प्रथम गति संबंधी प्रथम नियम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर जब प्रथम नियम पढ़ेंगे तो यहां पर पढ़ेंगे न्यूटन के प्रथम नियम अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी, और यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। कहने का तात्पर्य यदि मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है, यदि हम उस पर कोई बल ना लगाए तो रुक जाए, नहीं रुकेगी। आप कहोगे साहब चलती रहती है, क्यों चलती रहती है? उस पर भी एक बल कार्य करता है। जैसा हमने देखा गेंद, जब हम किसी मैदान में गेंद लुढ़काते हैं तो वो चलती रहती है, रुकती नहीं है। अब आप कहोगे साहब ना रुक जाती, थोड़ी देर बाद रुक, उस पर भी एक बल कार्य करता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। वो घर्षण बल के कारण रह जाती है। जब पृथ्वी पर लुढ़कती है तो पृथ्वी और उसके बीच घर्षण बल कार्य करता है जिसके कारण वो रुक जाती है। वहां भी जो है एक बल जो है, वहां भी एक बल कार्य करता है, ठीक है नहीं, तो वहां भी एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं घर्षण बल कहते हैं, उस घर्षण बल के कारण कहते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी, और यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम जो है वो न्यूटन का दूसरा नियम जो कहलाता है, हम उसमें क्या है, उसमें हमारा वो संवेग परिवर्तन के दर पर निर्भर करता है। न्यूटन ने दूसरे नियम में हमने क्या बताया, न्यूटन ने जो बताया था कि जब कोई वस्तु है, जब मैंने बताया कि जब कोई बाह्य बल लगता था तो अवस्था अपनी अवस्था में रहती है, तो न्यूटन ने दूसरे नियम में बताया कि जो बल है जो वस्तु पर लगता है, ठीक है नहीं, वो बल जो है वो वस्तु के संवेग परिवर्तन, ठीक नहीं, जो संवेग परिवर्तन जो होती है, दर जो होती है उसके बराबर होता है। उन्होंने बताया कि जो बल है, जो बल जो लगता है वस्तु पर, जिसका वस्तु हम रोकते हैं चलाते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो वस्तु है उसके जो संवेग परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाती है हमारी, वो उस दर की जो बराबर होती है उसके बाद क्या, जो बल लगता है उसके क्या होता है संबंध, दोनों में देखिए, F बराबर P/T, F बराबर P/T, ये जो होता है दूसरी नियम है एक तरह से। बस इसे यदि हम आगे बढ़ाएं तो आगे हम क्या कर सकते हैं, इसे आपने देखा है कि P बराबर क्या होता है, M/V, क्या हो जाएगा P बराबर M/V। ठीक, अब हमने क्या किया, M/B जो है यदि हम चाहें तो यहां पर रख दीजिए, ठीक, रख दीजिए, सॉरी ये F बराबर, अब इसकी क्या P की जगह रख दी तो ये हो जाएगा हमारा mv/T। ठीक, यदि हम इसे देखें B/T को तो ये भी एक होता है हमारा, क्या होता है, ये होता है हमारा V/T बराबर क्या होता है हमारा A। अब आप बोलोगे A क्या है, A है भैया त्वरण, और B/T का मतलब क्या, वेग परिवर्तन की दर, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को तो हम त्वरण कहते हैं। तो हमने क्या किया, इस B/T की जगह क्या रख दिया, हमने रख दिया A, तो ये संबंध हो गया हमारा F बराबर ma। ये है हमारा न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक, चलिए अब तृतीय नियम देख लीजिए। तृतीय नियम क्या है हमारा, तीसरा नियम, तीसरा नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया, अर्थात इसमें न्यूटन ने बताया कि जिस वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। जैसे आपने देखा जब हम नल का हत्था चलाते हैं तो जैसे हम नल के हत्थे को नीचे धकेलते हैं उतना ही हत्था ऊपर की ओर नल का आता है, हैंडल जैसे बोलते हैं, वो ऊपर की ओर आता है, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन तीसरे ने बताया कि जिस वस्तु पर जितना बल हम लगाते हैं वो वस्तु भी उतना ही बल हमारे ऊपर लगाती है, जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
ठीक है नहीं, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लगता है। भाई प्रत्येक क्रिया बराबर क्या मतलब हुआ कि जितना बल हमने लगाया उस वस्तु ने उतना ही बल हमारे ऊपर लगा दिया। तो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि जिस वस्तु को हम जितना बल लगाते हैं वो वस्तु हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। ये है न्यूटन के तीनों नियम। अब चलते हैं, बात आती है जड़त्व की। जड़त्व क्या है? ठीक, हाँ, तो ये न्यूटन के तीनों नियम हो, तीन गति नियम आ जाते हैं कि न्यूटन के गति संबंधी नियम लिखिए तो आपको तीनों लिखने। एक देता है कि न्यूटन का गति विधि में दूसरा नियम लिखिए तो आपको केवल दूसरा लिखना है। ठीक है नहीं, जितना पूछे एग्जाम में उतना आपको आंसर देना है। अब बात आती है तीसरे जड़त्व की। जड़त्व क्या है? देखिए, जड़त्व की बात करते हैं। जड़त्व का मतलब जड़ से। जड़त्व का मतलब क्या है भैया? जड़ से। जैसे जड़त्व। अब बात आती है हमारी जड़त्व की। जड़त्व क्या है? देखिए, जड़त्व भी दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा गति का और दूसरा होता है हमारा विराम का। गति का जड़त्व होता है और एक होता है हमारा विराम का। ठीक, अब सबसे पहले आपको बताऊं जड़त्व क्या होता है। देखिए, कोई भी वस्तु है वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अब विरोध का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा है, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है और हम उसे सबसे धकेलें तो क्या वो आसानी से धकेली जाती है? नहीं, हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है। हम अकेले नहीं धकेलते हैं, दो को और साथ में लगाते हैं तब धकेलने का प्रयास करते हैं उसे हम। जैसे मान लीजिए यदि कोई बस खड़ी है, हम उसे अकेले नहीं धकेलते, क्यों? वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वो ये चाहती है जब मैं रुकी हुई तो मुझे रुका हुआ रहने दो। और एक वस्तु जब कोई चलती होती है और जब उसे रोको तो अपनी तब भी विरोध करती, तब वो ये कहती है कि जब मैं चल रही हूं तो मुझे चलने दो। अर्थात अपनी अवस्था परिवर्तन में विरोध करती है। तो जो अवस्था है जिसमें वो रहना, जब वो क्या है हमारा जड़त्व, वो क्या है हमारा जड़त्व का मतलब वो अपनी वो स्थायी अवस्था में रहना चाहती है। किसमें रहना चाहती है? वो अपनी स्थायी अवस्था में रहना चाहती है। ठीक है ना, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़त्व। जड़त्व का मतलब है कि कोई वस्तु है वो अपने जड़त्व मतलब पूर्ण अवस्था में रहना चाहती है, अपने जड़त्व अर्थात स्थायी रूप से अपनी पूर्व अवस्था, जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है, उसे क्या कहते हैं? वह गुण क्या कहलाता है? वह गुण उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। वह गुण जो है जिसका वो विरोध, जिससे वो विरोध करती है, वह गुण क्या है? वह गुण जो उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। अब बात है जड़त्व की दो प्रकार की, जड़त्व का और विराम का। गति और विराम का क्या है? यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में और उसे रोको तो फिर विरोध करती है, तो रुकना चाहिए, चाहती है कि मैं नहीं रुकूं, चलती रहूं, तो वो क्या? वो हमारा गति संबंधी जड़त्व है। और विराम, जो वस्तु रुकी हुई है वो जब चलाओ तब भी वो विरोध करती है, आसानी से नहीं चलती, हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है। अर्थात वो अवस्था क्या? वो उसका विराम जड़त्व, विराम का जड़त्व कहलाता है। आपको उदाहरण देकर बता दूं, जैसे आपने देखा है यदि हम बस में खड़े हुए, बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ जो हम डेली हमारे नियमित दूसरे तीसरे दिन चलता रहता है। आप लोग जो भैया बहन स्कूल से आते हैं, स्कूल जब आते हैं तो बस से आते हैं, ठीक है नहीं, तो उन्हें खुद पता होगा। जैसे आपने देखा यदि हम बस में खड़े हुए हैं, ठीक, बिल्कुल इस रुकी हुई है बस, हम खड़े, जैसे ही बस अचानक चलेगी, ठीक है नहीं, तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। और जब बस चलती होती है और हम खड़े होते हैं, और जब बस रुकती है तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं। भैया ऐसा क्यों होता है? यही तो जड़त्व है। जैसे आपने देखा है, पहले आपको बता दूं, जब बस रुकी हुई होती है और जैसे हम चलते हैं, बिल्कुल हमारा पूरा शरीर ब्रह्म अवस्था में होता है बस के साथ, परंतु जैसे ही बस चलती है वैसे ही हमारा जो शरीर है, वो बॉडी पर जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो तो एकदम गतिशील अवस्था में आ जाता है, परंतु जो ऊपर का हिस्सा है वो गतिशील अवस्था में नहीं आता। वो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। वो कहता है कि जब मैं रुका हूं तो मुझे रुक कर रहने दो, तो विरोध करता है, तो वो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है नहीं। और यही क्रिया जब बस चलती होती है, और जब बस चलती, जब हम रुकते हैं, एकदम बस रुकती है, तो क्या होता है? हम आगे की ओर, उस समय क्यों गिर जाते हैं आगे की ओर? कि जो बस है जब बस चलती है और अचानक रुक जाती है, ड्राइवर जब ब्रेक लगाते हैं रुकती है, तो जो हमारे पैर हैं अर्थात कमर के नीचे का हिस्सा है, ठीक है नहीं, तो वो तो एकदम स्थायी अवस्था में, विराम अवस्था में आता है, परंतु जो ऊपर का हिस्सा है वो विराम अवस्था में नहीं आता और हम आगे की ओर गिर जाते हैं। उस समय भी हम विरोध करते हैं कि हम गतिशील अवस्था में रहें। तो ये मैंने आपको बताया जड़त्व का उदाहरण और जड़त्व। अब बात आती है दूरी और चाल की। ठीक, एक आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं, यहां पर आपको मैं ये दूरी और विस्थापन दोनों एक साथ समझा दे रहा हूं।
चलिए रोक दिया गया। चलिए देखते हैं, आप आगे देखिए। 5 मीटर, 4 मीटर, ठीक। अब ये दूरी और देखिए हम, अब दिशा की आपको बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या हमारा डी है। अब हमें बिंदु डी पर आना है, बिंदु डी पर हमें आना है। अब जब बिंदु हमें डी पर आना है तो भैया या तो हम बी होकर आए या इधर से हम सी होकर जाएं, तभी तो बिंदु डी पर हम पहुंच सकते हैं, वरना हम बिंदु डी पर कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है नहीं। चलिए एक तरीके से आपको और बताते रहूँ, इससे 5 की 3 कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब ऐसा करिए, 3 और ये 4 है, ठीक। यदि हम ये बीच का क्या, इसे क्या कहते हैं मैथ के तरीके से, इसे हम विकर्ण भी तो कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम विकर्ण भी कह सकते हैं। यदि हम इसका विकर्ण निकालेंगे तो ये निकल के क्या, ये लगभग हमारा कितना आएगा, हमारा 5 मीटर आ जाएगा, ठीक। अब हमने देखा कि हम यदि बिंदु, या भाई ये दोनों तो दूरी बराबर है, ये भी 4 है और ये भी हमारी 3 है, ठीक। हमने क्या किया, अब बिंदु डी पर जाएंगे, जब ए से होकर ए बी डी, यानी कि ए से बी पर पहुंचे, बी से डी पर, तो 3 मीटर तो हम ये चले और 4 मीटर ये चले, कितनी हो गई भैया, 7 मीटर हो गई। ए से सी पर आए, सी से डी पर पहुंचे, तब भी हम 7 मीटर चल रहे हैं, ठीक है नहीं। और परंतु यदि हम ए से सीधे डी पर पहुंचे तो हमें केवल 5 मीटर चलना पड़ रहा है। यहीं पर दूरी और विस्थापन दोनों की परिभाषा क्लियर करता हूं। देखिए ये जो पूर्ण लंबाई है ए से बी, बी से डी, यानी कि कितनी होगी, 7 मीटर। ये 7 मीटर तो हो गई भैया दूरी, ये लंबाई जो हो गई हमारी 7 मीटर, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई दूरी। और ये जो मिनिमम लंबाई है जो ए से डी पर सीधे है 5 मीटर, ये जो 5 मीटर है एक तरह से भैया ये जो हो गया, यहां पर निकालें हम तो ये हो जाएगा विस्थापन। अर्थात कि 2 बिंदु के बीच चली गई न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब कम, जो सबसे कम न्यूनतम दूरी वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है भैया विस्थापन। और पूर्ण लंबाई, अधिकतम दूरी, अधिकतम जो लंबाई चलते हैं वो लंबाई क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी दूरी। और जो न्यूनतम लंबाई है वो क्या कहलाती है हमारी विस्थापन। मतलब जो कम से कम लंबाई चली हमने वो कितनी है हमारी, वो क्या कहलाएगी हमारी, वो लंबाई क्या कहलाएगी हमारी विस्थापन। और जो अधिकतम लंबाई चले वो क्या कहलाती है हमारी दूरी। जो पूर्ण चले लंबाई चाहे कितनी भी हो, उस लंबाई को हम क्या कहते हैं, उस लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और जो न्यूनतम लंबाई, जो कम से कम लंबाई चलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा दूरी और विस्थापन। अब बात आती है चाल की, यहां भी आपको चाल भी यहीं पे समझा दे रहा हूं। अब देख लीजिए चाल, चाल क्या है। हम कोई कार्य करते हैं तो प्रत्येक की कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी है, बाइक की कैपेसिटी है, अलग चीज है। जैसे कि मान लीजिए हमारी क्षमता है कि हम 1 घंटे में, भाई हमारी क्षमता है कि हम 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाएंगे। दूसरे व्यक्ति की क्षमता है कि वो जो है 1 घंटे में हमारा 30 किलोमीटर चला जाएगा, ठीक। तो ये 1 घंटे में ये उसकी क्षमता, अर्थात किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे वो 1 सेकंड हो, अलग अलग वस्तु की अलग अलग तरीके से चाल होती है, ठीक। तो एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है हमारी, उस वस्तु की चाल कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक कार 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वो 20 किलोमीटर जो हो गई वो उस कार की क्या हो गई, वो उस कार की चाल हो गई। अर्थात किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, उस वस्तु की चाल कहलाती है, ठीक। तो मैंने आपको अभी समझ में आएगा, फिर एक बार सुन ली, दूरी विस्थापन। दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा चली गई अधिकतम लंबाई क्या कहलाती है, उस वस्तु की दूरी कहलाती है। और किसी वस्तु द्वारा 2 बिंदु को चली गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, ठीक है। और चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा 1 घंटे में, यानी कि एक निश्चित समय में, कह लीजिए यहाँ पर एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, उस वस्तु क्या कहलाती है, उस वस्तु की चाल कहलाती है। एक किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, उस वस्तु की चाल कहलाती है। मैं समझता हूँ बच्चों ये मैंने आपको जितना समझाया आज आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम आए तो ग्रुप पर मेरा नंबर है, उस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।